लेट्स कंटिन्यू दी ओशनोग्राफी. ओके, हमने यहाँ तक पढ़ा था हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, राइट. सो वी हैव डन दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पढ़ा था. उसके बाद हमने सेलिनिटी का भी पढ़ा था, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पढ़ा था, राइट. ओके, लेट मी चेक कि यही था ना. या thermosaline, hypolysiline and like that. Okay, so let's continue with this ocean deposits. Lithogenous and terrigenous, originated from land and found in the oceanic floor, mostly near to the continental shelf and rise. Example sand, gravel, silt and mud. बेसिकली ओशनिक डिपॉजिट्स में हम ये देखेंगे कि ओशंस में किस तरह के डिपॉजिट्स मिलते हैं. उसके इन्होंने दो टाइप नहीं, कितने दे रखे हैं, तीन चार तरह के टाइप्स दे रखे हैं. जिसमें से जो सबसे पहला है वो है लिथोजीनियस. लिथोजीनियस में इट इज़ सेइंग कि ये जो है ये लैंड से ओरिजिनेट होते हैं लेकिन मिलते ओशन में हैं, क्योंकि वो रिवर वगैरह के साथ आते हैं. ठीक है, और जैसे एग्जांपल, और जो मोस्टली नियर टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड राइज हमने पढ़ा था, राइट. कॉन्टिनेंटल शेल्फ और फिर ये था कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड इट वाज द राइज. ओके, सो ये था राइज वाला और ये था कॉन्टिनेंटल शेल्फ. नाउ एग्जाम्पल है इसका सैंड, ग्रेवल, सिल्स एंड मड. कूल. Biogenous organic deposits, shells, corals, ooze. The skeleton remains of dead or decaying microorganisms of ocean. तो basically ooze का इसने मतलब बताया है कि dead remains of microscopic organisms. It is saying कि एक तो मिलते हैं जो लैंड से आते हैं और एक मिलते हैं जो ओशन के ही होते हैं, राइट. तो उनमें से है शेल्स, कोरल्स एंड द ऊज का मतलब मैंने जस्ट अभी बताया. ओके, नाउ टू टाइप्स ऑफ ऊज क्या क्या है, सिलिकियस एंड कैलकेरियस. ओके, तो दो तरह के ऊज होते हैं. जैसे पहला है सिलिकियस और उसमें है सिलिका कंटेंट इज़ हायर. सिलिशियस आई गेस, सिलिशियस मेक्स मोर सेंस. एनीवे, सो कैलकेरियस में है कैल्शियम कंटेंट इज़ हायर. कूल. इसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा है, इसमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा है. इनऑर्गेनिक डिपोजिशंस, हाइड्रोजीनियस. ये था लिथोजीनियस, बायोजीनियस. ओके, नाउ द इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स. हाइड्रोजीनियस बोले तो डिराइव्ड फ्रॉम वाटर. ओके, तो इसमें से क्या क्या है, थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस ऑफ सॉल्ट टू द ओशियनिक फ्लोर. बेसिकली हमने पढ़ा था, राइट, कि जो सेलिनिटी है वो यहाँ पर, जैसे यहाँ पे सॉल्ट है तो वो नीचे प्रेसिपिटेट होके ओशनिक फ्लोर पे डिपॉजिट हो जाता है. हमने ये पढ़ा था. तो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट टू द ओशियनिक फ्लोर. ठीक है. इन द सिमिलर वे देयर आर अदर मिनरल्स टू. अब सिर्फ सॉल्ट नहीं होता है भाई, अदर मिनरल्स भी होते हैं. दे आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स. फॉर एग्जाम्पल polymetallic nodules, polymetallic sulfide, red clay, a very fine oceanic deposition. Okay, polymetallic sulfide दे रखे इन्होंने along the hydrothermal wind near mid-oceanic ridges. mid-oceanic ridges के आसपास मिलते हैं. magma from mantle do not bring such deposition but crack rocks which becomes debris. तो जो मैग्मा है वो इतना खास जो है वो डिपोजिशन नहीं लाता है, बट क्रिएट रॉक्स विच बिकम्स डेब्रिस. बट रॉक्स जो हैं वो रॉक्स को डेब्रिस में बदल देता है. ठीक है. और कॉस्मोजीनियस मेटियोरिटिक डेब्रिस, जो बेसिकली यू नो मिटियोराइड अगर कोई गिर जाता है तो उसका डेब्रिस वगैरह. ठीक है. तो अब तक हमने कौन कौन से पढ़े, लिथोजीनियस जो कि अर्थ से लैंड से आते हैं. बायोजीनियस जैसे कि ऊज वगैरह हो गया, कोरल रीफ्स हो गए एंड अपना शेल्स वगैरह हो गया, ये सब. एंड द इनऑर्गेनिक डिपोजिशंस, वही जो ओशन की अपर मोस्ट लेयर से जो ओशन फ्लोर पे जो प्रेसिपिटेट होते हैं सॉल्ट्स और मिनरल्स, उन्हें हम कहते हैं. इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे फॉर द एग्जाम पर्पस. पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ठीक है, एंड द पॉलीमेटालिक सल्फाइड एंड द रेड क्ले एंड ऑल. ओके,
and the cosmogenesis is a meteoritic debris. Now let's see coral reefs हमने पढ़ा, बट coral reefs होता क्या है? coral reef जो है it is a very important topic, ठीक है. coral bleaching भी आ गया, ठीक है. let's see coral reef क्या है. corals are the masses of limestone and dolomite accumulated by lime secreting organisms called coral polyps. They are developed due to symbiotic relationship between coral polyp and zooxanthellae. Yeah, zooxanthellae. सो बेसिकली कॉरल्स जो हैं वो मासेस है किसके? लाइमस्टोन के और डोलोमाइट के, ठीक है. एक्यूमुलेटेड बाय लाइम सिक्रेटिंग ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स लाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है, उनसे एक्यूमुलेट होता है ये. और वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? वो है कोरल पॉलिप्स. दे आर डेवलप्ड ड्यू टू सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ये जो है कोरल पॉलिप्स, ये क्यों बने हैं, मतलब कैसे बने हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन कोरल पॉलिप्स एंड द जूज़ैंथेल्ले. जूज़ैंथेल्ले एक बहुत ही वैसे कॉमन टर्म है जो हमने पढ़ी है. जूज़ैंथेल्ले बेसिकली कॉरल्स को कलर प्रोवाइड कराता है, राइट. तो समथिंग लाइक दैट. कोरल रीफ्स प्रोवाइड हैबिटेट टू नियरली 31 फाइलो ऑफ एनिमल्स लीडिंग टू रिच बायोडाइवर्सिटी. देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन. जो कोरल रीफ्स हैं उन्होंने हैबिटेट जो है प्रोवाइड कराया है नियरली 31 फाइलो ऑफ एनिमल्स लीडिंग, ठीक है, टू रिच बायोडाइवर्सिटी. तो 31 टाइप्स ऑफ एनिमल और फाइलो. व्हाट इज़ फाइलो? आई रियली नीड टू चेक ऑल दीज, ठीक है. जस्ट गिव मी अ मिनट. या सो एक्चुअली द फाइलो इज़ नथिंग, इट मीन्स ट्राइब, काइंड ऑफ, यू नो, और रेस. getting मतलब just a fancy word for the type I'd say. anyway, so जो coral reefs है उसने habitat provide कराया है 31 टाइप के एनिमल्स को लीडिंग टू द रिच बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. therefore they are also called the rain forest of the ocean. so ओशन के रेन फॉरेस्ट कौन होते हैं भाई? coral reefs होते हैं. जूज़ैंथेल्ले वही मैंने जस्ट अभी सर्च किया, ये कलर प्रोवाइड कराते हैं, मोर लाइक अ साइटोप्लाज्म फॉर द वर्क लाइक साइटोप्लाज्म फॉर दिस. ओके. कंडीशंस क्या क्या होती है? कोरल रीफ्स की कंडीशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये बहुत ही सेंसिटिव टोपोग्राफी है ओशन की, ठीक है. तो लेट्स सी कंडीशन है. जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए भाई? 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए. नॉट फाउंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. जो है ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, तुमने देखा होगा वेस्टर्न कोस्ट है ना, जितने भी कोस्ट है, जितने भी उसके किसके वेस्टर्न कोस्ट हैं किसी कॉन्टिनेंट के, तो वहाँ पर जो है मोस्टली डिज़र्ट एरिया है, तो वहाँ पर नहीं है ये. तो और क्या चाहिए? एवरेज सैलिनिटी चाहिए, ठीक है. लैटिट्यूड्स जो हैं वो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ होना चाहिए. बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मतलब जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जस्ट थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में ही मिलते हैं. मैं पता है अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है, अपना कैंसर में है ना वो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अपना इंडिया का थोड़ा सा पार्ट जो है वो जाता है. क्या केरल में कोरल रीफ्स नहीं है? आई लिटरली वांट टू नो दिस. केरल में और कर्नाटक, मुंबई और इस एरिया में क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मॉनसून है एटलीस्ट, क्योंकि केरल में देयर इज़ नो डिज़र्ट और समथिंग है ना. मतलब राजस्थान में आई कैन अंडरस्टैंड, बट यहाँ मुझे आई विल लुक इनटू इट. ओके. डेप्थ जो है वो 200 से 250 फीट्स नीचे, मतलब सरफेस एरिया से, मतलब सी ओशन से, क्या कहते हैं उसको, सी लेवल ऑफ ओशन से इतना नीचे होना चाहिए. नियर टू द शैलो वाटर, शैलो वाटर में होना चाहिए, ज़्यादा डीप वाटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है. बिकॉज ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट यहाँ तक अच्छे से रीच कर पाता है. सैलिनिटी है वो एवरेज होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए. वेर एवर डेल्टाज, जहाँ पे भी डेल्टाज होते हैं वहाँ पे कोरल रीफ्स नहीं होते हैं, बिकॉज दे हैड फ्रेश वाटर. मेक सेंस. मैंने अभी बोला कोरल रीफ जो है वो बहुत ही सेंसिटिव
पार्ट है। अगर वहाँ पे फ्रेश वाटर का इंटेक होता रहेगा बार 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 बार, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, ठीक है। ड्यू टू द कोल्ड ओशन करंट्स कोरल रीफ्स आर एब्सेंट। जहाँ जहाँ पे भी ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं, वहाँ पे जो है वो कोरल रीफ्स एब्सेंट होते हैं। अब अगर हम पढ़ेंगे ना, तो अगर हम जब ओशन करंट्स पढ़ेंगे तो हम इसमें ध्यान देंगे कि इंडिया के वेस्टर्न मार्जिन पे कौन कौन से ओशन करंट्स जाते हैं। द वाटर इन विच द कोरल रीफ्स लिव शुड बी सेडिमेंट्स फ्री। मेक सेंस। जिसमें होते हैं कोरल रीफ्स होते हैं उसमें ज़्यादा सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए और वाटर सेडिमेंट फ्री होना चाहिए। सबमरीन प्लेटफॉर्म सो दैट दे कैन बिल्ड ऑन प्लेटफॉर्म। भाई सबमरीन प्लेटफॉर्म हमने पढ़ा तो था, सबमरीन प्लेटफॉर्म, वी एक्चुअली रेड इट यार। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था, इसमें शायद नहीं था, लेट मी चेक। सबमरीन प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी में एबिसल प्लेन को ही लिखा हुआ था एक्चुअली, ठीक है। सो या ओके नाउ कूल। लार्जेस्ट कोरल जो है ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स देख लो, फ्रिंगिंग, बैरियर एंड अटॉल। वैसे मुंबई में तो है कोरल रीफ्स, और मुंबई वेस्टर्न मार्जिन पे है, उसमें वेस्टर्न कोस्ट पे है। मुझे देखना है ये क्या सीन हो रहा है। फ्रिंगिंग क्या है डायरेक्टली, वैसे देखा जाए वेस्टर्न जहाँ पे भी मोस्टली ये होते हैं ना डेजर्ट वगैरह, यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स ही होते हैं। कोल्ड ओशन करंट्स बेसिकली, और जैसे वो पोलार एरिया से कोल्ड ओशन करंट्स ऊपर से नीचे उतर के आते हैं और फिर यहाँ पे वो इसको इवेपोरेट होने से रोकते हैं इस पानी को, और वो इवेपोरेट होने से रुकता है इसलिए प्रेसिपिटेशन वहाँ पे कम होता है। तो वो तो मैं समझ गई कि भाई जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स है वहाँ पे मतलब कोरल रीफ्स क्यों नहीं है। बट मेरे को ये जानना है कि केरला, कर्नाटका, मुंबई, ये भी तो जो है वेस्टर्न उसमें है। आई वांट नो दिस। टाइप्स ऑफ कोरल रीफ जो है वो है फ्रिंगिंग, बैरियर और अटोल। डायरेक्टली अटैच टू शोर और बॉर्डर्स इट विद एन इंटरवीनिंग शैलो। डायरेक्टली अटैच टू शोर और बॉर्डर इट विद एन इंटरवीनिंग शैलो। ओके, एग्जाम्पल साउथ कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, CR ऑफ कैरेबियन सी। अबे यार CR क्या होता है अब, अंडमान निकोबार, ठीक है भाई। दीज आर नैरो कोरल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अच्छा ये कोरल CR है, कोरल रीफ्स ठीक है। दीज आर नैरो कोरल प्लेटफॉर्म लाइन क्लोज टू द कोस्ट। अब बैरियर रीफ देख लेते हैं। बैरियर रीफ बोले तो वाइड कोरल प्लेटफॉर्म लोकेटेड फार फ्रॉम द कोस्ट एंड सेपरेटेड बाय अ लगून। एग्जाम्पल ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हमने लगून पढ़ा था, लगून वो था ना गाइस, जैसे ये दो जो भी है लैंड थे, राइट, कोस्ट वाली लैंड थी यहाँ, ठीक है। यहाँ पे तंबोला आ गया था, तंबोला, राइट। और जो ये फिर ये जो एरिया था इसको ये मेन ओशन वाटर से अलग कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को लगून बोला गया था, ठीक है। तो ये था तंबोला, तंबोडो या तंबोलो, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो तो इस चीज़ को लगून कहते थे। फॉर एग्जाम्पल ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ओके। अब नेक्स्ट इज अटोल। The circular coral reefs developed surrounding an island or a sea mount or a geoot. Example this, हमने geout पढ़ा था। geout क्या था, जो sea mount को ऐसे कट के वो ऐसा प्लेटफॉर्म सा geout बन गया था, है ना। तो ये था geout एंड sea mount। ये geout जो है मेक सेंस यार, क्योंकि ये देखो वो ओशन फ्लोर के मतलब सी लेवल से बहुत नज़दीक होते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि geout पे बहुत ज़्यादा हमें लाइफ देखने को मिलती है, ठीक है। तो geout, सी माउंट, यही वाला, ठीक है, आइलैंड, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो अपलिफ्टेड वो है ना, अपलिफ्टेड तो नहीं बोलूँगी बट लाइक माउंटेन्स वगैरह जो है ओशन वगैरह में, उसके आसपास जो है कोरल रीफ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। वाइड कोरल प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये भी समझ आ गया।
Cool. Now, distribution. Need to make a map and show the region of coral reefs in exam. Okay. तो एग्ज़ाम में अगर कोई कोरल रीफ पूछ ले तो हमें ऐसे करना है. अब कहाँ कहाँ पे है? कैरेबियन सी में है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में है, वेस्टर्न अटलांटिक रीजन नियर साउथ अमेरिका, रेड सी, पर्शियन गल्फ, वेस्टर्न इंडियन ओशन. यस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो. नॉर्दर्न इंडियन ओशन. ओके. इन इंडिया. अच्छा, इंडिया में देख लो कहाँ कहाँ पे. ओ, गल्फ ऑफ कच्छ में कैसे हो सकता है यार? मैंने तो सुना है वहाँ पे बड़ी गर्मी है. चलो एनीवे. तो नॉर्दर्न इंडियन ओशन में भी यार इंडिया में 4 है. मेजर 4 लोकेशन है: अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ कच्छ. Not in the eastern regions because the river with the fresh water influxes in Bay of Bengal. Makes sense. Yeah, makes sense. ये तो बेस्ट था. But मुंबई वगैरह में भी है obviously. Because I know like some of my friends went there. Anyway, Philippines, Northeast Australia, Indonesia, Polynesia, Micronesia. कोरल ट्रायंगल जो बनता है, इन तीनों का कोरल ट्रायंगल बनता है गाइस. फिलीपींस, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया. यहाँ पे जो है वो रिचेस्ट डिपोजिशन ऑफ कोरल रीफ हमें मिलता है. कूल. नाउ द कोरल ब्लीचिंग. जो कोरल रीफ्स को जो कलर प्रोवाइड कराता है दैट इज जूजेंथली. अब देखते हैं कि यहाँ पे ब्लीच ऑब्वियसली हमें मतलब पता है, जो कलर भगा देता है, जिसका कलर जिसका निकल जाता है तो उसे ब्लीच कहते हैं. ठीक है. 1997 में लार्जेस्ट कोरल ब्लीचिंग ड्यू टू एल नीनो की वजह से लार्जेस्ट कोरल ब्लीचिंग देखने को मिली थी. 50% ग्रेटर बैरियर रीफ गेट ब्लीच्ड इन ऑस्ट्रेलिया. ओके. 2014 एंड 17 में लॉन्गेस्ट ब्लीचिंग एपिसोड हैव हैपेंड ऑफ एल नीनो बिकॉज ऑफ एल नीनो. 1997 में in Indian Ocean also lost its coral reef. 90% of the bleaching in Indian Ocean. Okay. Corals receive their coloration from the algae living in symbiotic relationship. ठीक है. Coral bleaching refers to the loss of the color of corals due to the stress-induced expulsion of symbiotic algae. That is zooxanthellae. Okay. zooxanthellae को पे अगर किसी तरह का स्ट्रेस इंड्यूस किया जाता है तो वो अपना कलर जो है वो छोड़ देता है. रीज़न बिहाइंड द कोरल ब्लीचिंग. ग्लोबल वार्मिंग कॉजिंग चेंज इन द टेम्परेचर. मतलब अबव 20 डिग्री से मतलब मोर देन 20 डिग्री चाहिए. बट इट्स लाइक कि अगर बहुत ज़्यादा हो गया टेम्परेचर, ठीक है, तब भी वो कोरल ब्लीचिंग हो सकती है. ओशियनिक एसिडिफिकेशन. ओके. चेंजेस इन सैलिनिटी. ओके. इंक्रीज्ड सेडिमेंटेशन. ओके. वाटर पोल्यूशन. फाइन. ड्रेजिंग. ये क्या है? ट्रैवलिंग अल नीनो. इंक्रीज स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन. सडन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सैलिनिटी. पोल्यूशन बाय ऑयल स्पिल्स. तो बेसिकली तुमने देखा जो भी फेवरेबल कंडीशंस ऑफ द कोरल रीफ्स है ना, अगर उन कंडीशंस को कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो वही जो है वो कोरल ब्लीचिंग को वो करती हैं. ठीक है, रीजंस बनती हैं उसके. ठीक है. कोरल ब्लीचिंग हैव बिकम irreversible. We cannot bring the life back over there, so we need to stop coral bleaching because most of the reasons of coral bleach are by human doings. तो कोरल ब्लीचिंग है भाई, वो इरिवर्सिबल है. वो जो होता है हम उसे चेंज नहीं कर पाते हैं. सो हमें कोरल ब्लीचिंग को रोक देना चाहिए. मतलब एटलीस्ट ग्लोबल वार्मिंग जो वगैरह हो रही है उसमें जो हमारा योगदान है उसको थोड़ा कम करना चाहिए. राइट. तो कोरल ब्लीचिंग जो है वाइप द कलर ऑफ कोरल्स हैं. कलर ऑफ कोरल्स आर फ्रॉम जूजेंथली आर नॉट फ्रॉम कोरल्स. बेसिकली क्वेश्चन कैन कम कि क्या वो कलर है क्या पॉलिप्स में से आता है? नहीं भाई, नहीं आता है. कोरल पॉलिप्स इन जूजेंथली मेड अ ब्यूटीफुल हैबिटेट. जूजेंथली सप्लाई फूड टू कोरल एंड कलर ऑल्सो. दिस इज एन एल्गी. व्हेन अ कोरल पॉलिप्स इज इन स्ट्रेस जूजेंथली लीव इट. तो बेसिकली जब कोरल पॉलिप्स जो है वो स्ट्रेस में होता है तो जूजेंथली उसको, दिस सी आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना,
तो ये एक दूसरे से चिपके हुए होंगे फॉर सम और अदर रीज़न। ओके, तो सिम्बायोटिक में यही होता है ना कि वो दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके रहते हैं। मतलब वैसे तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो तो अभी क्या है, अगर ये कोरल पॉलिप्स जो है इसको स्ट्रेस हुआ तो जूजेंथली इसके साथ नहीं रहेगा, ये भग लेगा, ठीक है। वाई कोरल पॉलिप्स इज इन स्ट्रेस? बिकॉज ऑफ ह्यूमन डूइंग्स, ऑब्वियसली भाई। Where zooxanthellae, wherever zooxanthellae left, all species colors leave because there is no food production, only colorless coral left behind. बेसिकली क्या होता है, जब zooxanthellae निकल लेता है, भग लेता है, all species, मतलब वो जो भी वहाँ पे कोरल पॉलिप्स हैं, तो all species coral color leave because of no food production. It helps in food production also. zooxanthellae जो है food to coral and color also, ठीक है। तो ये भग लेता है, ना कलर रहता है ना वो रहता फूड रहता, तो इसलिए जो है कलरलेस कोरल लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है। ह्यूमन डिस्टर्बेंस जो है इज ग्रेटर देन द नेचुरल डिस्टर्बेंस। Rise in water temperature because of global warming. Even a minute difference in temperature can bleach the corals. I told you these are very sensitive topography. And sudden increase and decrease in salinity. Ocean acidification because of global warming and climate change. The pH of the ocean are also rising. Carbon dioxide get absorbed in the ocean water. Do the coral reefs have any value that a country can have from their respective exclusive economic zone? Have any value that a country can have? अच्छा, yes, they are sites of major fishing locations. They are also promote tourism that can help in economy. Okay, deep sea trawling देख लो, वो ट्रैवलिंग नहीं होगा, वो ट्रॉलिंग होगा। ये रहा, ट्रॉलिंग है, TRAWLING। डीप सी ट्रॉलिंग देख लो गाइस, क्या होता है? इंडस्ट्रियल वे ऑफ फिशिंग इन विच लार्ज नेट्स विद हैवी वेट आर कार्टेड अक्रॉस द सी फ्लोर टू लिफ्ट आउट द कैच मरीन एनिमल सच एज फिशेज, श्रिम्प एक्सेट्रा। भाई वो जाला झूला जो डाला जाता है, ठीक है, पर ये है, वो तो होते हैं छोटे मोटे मछुआरे, वो होते हैं छोटे मोटे मछुआरे। ये है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, ये लार्ज नेट्स जो है वो हैवी वेट करके वो डालती है ओशन में, प्रॉपर किसके लिए? फिशेज और श्रिम्प्स के लिए। दिस मेथड ऑफ फिशिंग इज बीइंग प्रैक्टिस अक्रॉस द वर्ल्ड एट लार्ज स्केल। इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट देख लो क्या है, ओवर फिशिंग हो जाती है, causes ecological change in the fish community, makes sense. During DST, deep sea trawling, fishes are not only catch but undesirable catches too, which is thrown back to the ocean, which increases marine ecosystem and decrease the pollution. क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग द डीप सी ट्रॉलिंग फिशेज सिर्फ फिशेज ही नहीं पकड़ी जाती है, कुछ अनडिज़ायरेबल कैचेस भी होते हैं ऑब्वियसली, जिन्हें वापस ओशन में फेंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है, विच इंक्रीजेज मरीन इकोसिस्टम एंड इंक्रीजेज द पोल्यूशन, एग्जॉस्टिंग द ओशन रिसोर्सेज। ये मैं समझ गया, बट ये क्या था? अरे उसी का तो पकड़ के उसी में डाला है ना भाई। National Academy of Sciences states that DST is damaging corals and sponges. It decreased tourism attraction, impacting economy. U.S. Regional Fisheries Management Council restricted deep sea trawling. Council of EU prohibited. Italy, Cyprus, Egypt, Canada, Norway, Hong Kong, Australia have prohibited and had enacted several punishments. India has replaced it with deep sea fishing. Okay. Activity of catching fish that live in deep part of the ocean. Deep sea fishing. No ecological damage accepted worldwide. Depth of water should be 30 meter only. Alternate of DST in Palk Bay of India. तो इंडिया ने बेसिकली इतना सब कुछ हुआ, ठीक है, इतना सब कुछ होता आया है, एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इंडिया ने डीप सी फिशिंग कर दिया बजाय कि डीप सी ट्रॉलिंग के। सो या दैट्स इट। सो दैट इज़ द depositions, right, and the coral reefs we read. Now
मूव फॉरवर्ड टू दी ओशियनिक करंट्स। ठीक है, इट इज़ अच्छा खासा लेंथी चैप्टर, लेट्स डू इट। ओशियनिक करंट्स, oceanic currents. What is the oceanic current? It is the general movement of surface water of the ocean in a definite direction over long distances. There are two types of oceanic current: warm ocean current and the cold ocean current. सरफेस वाटर पे ही डेफिनेट डायरेक्शन में एक डेफिनेट डिस्टेंस तक एक स्ट्रीम जाती है वाटर की, जो कि मिक्स नहीं होती ऑब्वियसली, जस्ट लाइक जेट स्ट्रीम्स। हमने जेट स्ट्रीम्स पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था कि व्हाट जेट स्ट्रीम्स जो हैं स्ट्रीम्स, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें पता चला था। कुछ ऐसा हुआ था कि जेट स्ट्रीम्स में मतलब वो जब अमेरिका वाले उस पे जापान पे बॉम्ब फेंकने जा रहे थे, तो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड मुझे नहीं पता, आना या जाना, उन्हें मतलब एक रास्ते में वो बहुत इजीली पहुंच जा रहे थे, और एक रास्ते में जब रिटर्न था जो भी है उस टाइम ना उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो देन दे वर लाइक कि अब जो हेलीकॉप्टर था, जो भी था उनका एयरक्राफ्ट जो भी था, तो वो बिल्कुल वियर्ड बिहेव कर रहा था। एक रास्ते में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी, और एक रास्ते में उन्हें बहुत ज़्यादा इजी हो रहा था। सो तब उन्हें जेट स्ट्रीम्स का पता चला था। ठीक है, तो सो जस्ट लाइक दिस ओशनिक करंट आर ऑल्सो वर्क लाइक दैट। पूरे पानी में देर आर सम स्ट्रीम्स। तुमने वो मूवी देखी है फाइंडिंग नीमो? फाइंडिंग नीमो है, पता नहीं क्या है, नीमो फाइंडिंग नीमो। वो ऑरेंज वाली जो मछली होती है, ठीक है, तो वो भी जो है एक ओशनिक करंट से वो मतलब बहुत स्पीडली कहीं पहुंचती है। तो सो फाइंडिंग नीमो में इसका रेफरेंस देखने को मिला है। ठीक है, वार्म ओशन करंट्स मूव फ्रॉम लोअर टू हाईएस्ट लैटिट्यूड। ये जो हैं वो लोअर से हाईएस्ट लैटिट्यूड तक पहुंचते हैं, यानी कि इक्वेटर टू पोलार में। और कोल्ड ओशन करंट्स जो हैं वो हाई टू लो में। ऑब्वियसली यार, कोल्ड ओशन करंट पोलार है तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, और वार्म वाले यहाँ से यहाँ जाएंगे। मेक सेंस यार। ये जो है इससे ओशन के टेम्परेचर का बैलेंस भी बना रहता है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन करंट्स, विंड है, इट फॉर्म्स ओशन करंट्स। डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंट इन प्रेशर, डिफरेंस इन सैलिनिटी, डिफरेंस इन डेंसिटी ड्राइव द ओशन वाटर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हैं जो ओशन करंट्स को मूव करती है इधर उधर। और कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, द स्टडी ब्लोइंग ऑफ विंड्स ड्रैग द सरफेस वाटर इन इट्स डायरेक्शन एंड ब्रिंग्स अबाउट द सरफेस। ये विंड वाला दोबारा से करते हैं। द स्टडी ब्लोइंग ऑफ विंड्स ड्रैग द सरफेस वाटर इन इट्स डायरेक्शन and bring about the surface flow and steadily sets the water current in motion। तो ये कह रहा है जो विंड है ये भी also affect the ocean current। ये क्या कह रहा है? Wind also plays an important role in moving the ocean currents। तो it is saying कि जो विंड्स जैसे चलती हैं, इट अफेक्ट्स दी सरफेस वाटर इन इट्स डायरेक्शन। बेसिकली वो सरफेस वाटर को अपनी डायरेक्शन में, जैसे विंड यहाँ चल रही है तो सरफेस वाटर भी उसकी अपनी डायरेक्शन में चलता है। एंड ब्रिंग्स अबाउट द सरफेस फ्लो एंड स्टेडली सेट्स द वाटर करंट इन मोशन एंड इट ऑल्सो सेट्स द ओशन करंट इन मोशन। Variation in temperature, pressure, salinity, density causes the water to move in a particular direction and reduces the variation. Such differences guide the movement of ocean current. ये temperature, pressure, salinity, density ये जो हैं ये सब भी ocean current में help करती हैं। Coriolis force causes the ocean current deflect right in northern hemisphere and to left in southern hemisphere because of rotation of earth। ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। Shape of the continent, coastlines, basically कॉन्टिनेंट्स और कोस्ट लाइन्स मॉडिफाई द ओशन करंट्स डायरेक्शन। ऑब्वियसली यार भाई, जिस तरह के वो होंगे कॉन्टिनेंट होंगे उसी हिसाब से ओशन करंट्स मूव करेंगे। सीजन्स ऑल्सो इम्पैक्ट ओशन करंट ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, दैट्स इट।
सो लेट्स रीड द ओशन करंट्स नाउ, ठीक है। ये जो रेड वाले हैं ये वो हैं वार्म वाले, एंड ब्लू वाले जो हैं ये ओशन और कोल्ड ओशन करंट्स हैं। सो बेसिकली अपना इंडिया वर्ल्ड का मैप है, वी कैन सी इट, राइट। सो ये क्या हो रहा है, इधर से देखते हैं पहले। देयर इज सम इशू विद माई टैब, ठीक है। सो एनीवे मैंने इसको कहीं अच्छे से लिखा होगा। भाई इट इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट यार, इसको स्टार्ट कैसे करूँ मैं, वेट अ मिनट यार। सो नाउ वी कैन डू दी ओशियनिक करंट्स। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, देयर आर फ्यू करंट्स दैट वी रियली नीड टू रिमेंबर। सो सबसे पहले अपना नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, एंड द साउथ equatorial current, and there is this counter equatorial current. Okay, let's just see now and then we will see what is happening. And the fourth ocean current is this Antilles current. Okay, here it moves something like this, okay, and there is this Florida current. Basically what is happening now, जगह जगह के हिसाब से हमने नाम रख दिए हैं। दिस इज़ फ्लोरिडा करंट, दिस इज़ गल्फ स्ट्रीम, दिस इज़ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ओके, एंड नाउ इट इज़ इरमिंगर करंट, और वी कैन कॉल इट द नॉर्वे करंट, ठीक है, मेक सेंस। नाउ दिस इज़ लैब्राडोर करंट, ये अपना ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के वेस्टर्न साइड में है अपना लैब्राडोर कोल्ड करंट, इट इज़ कोल्ड करंट। आई एम सो सॉरी, मैं भी कहूँ कि उल्टा जा रहा है तो लेट मी, दिस इज़ लैब्राडोर कोल्ड करंट, एंड दिस इज़ क्या नाम है इसका, ईस्ट ग्रीन लैंड कोल्ड करंट, ईस्ट ग्रीन लैंड कोल्ड करंट, नाम से याद हो जाएगा। सो अभी हमने ये वाला पार्ट हमने देखा है, एंड इन दिस पार्ट यू कैन सी दैट कि ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है यहाँ पे बड़ा ऐसे साइक्लिक सा वो चल रहा है, राइट, समथिंग लाइक दैट, ओके। और ये जो है अपना ये वाला जो है ये कोल्ड करंट है, कौन से वाला, कैनरी कोल्ड करंट, ओके। सो दिस इज़ व्हाट, ये जो है नॉर्थ अटलांटिक के हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ये अपना नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट, सदर्न इक्वेटोरियल करंट इसी साइड में, ये अपना है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, एंड देन एंटिलीज करंट, ठीक है, द फ्लोरिडा करंट एंड द गल्फ स्ट्रीम, एंड देन द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, एंड देन द इरमिंगर करंट, ठीक है। फिर ऊपर से यहाँ से ग्रीनलैंड के दोनों तरफ से कोल्ड करंट्स आ रहे हैं, ये ओशन करंट से ही सारे, मैंने बार बार शायद कोल्ड बोला है, आई डोंट रिमेंबर, एनीवे। सो दिस इज़ द लैब्राडोर कोल्ड करंट, दिस इज़ द ईस्ट ग्रीन लैंड कोल्ड करंट, ओके, एंड दिस इज़ द कैनरी कोल्ड करंट, ठीक है। नाउ हेयर एक बार अभी ये वाला देखते हैं, नीचे वाला देखते हैं अब। इसमें क्या कह रहा है, दिस इज़ दी ब्राज़ीलियन करंट, ब्राज़ीलियन करंट ऑब्वियसली वार्म है, ठीक है। अब ये जो है ये ऐसे मूव करेगा, ओके, ब्राज़ीलियन करंट, ब्राज़ीलियन वार्म करंट, एंड दिस साउथ अटलांटिक करंट, ठीक है, साउथ अटलांटिक करंट इज़ नाउ मूविंग हेयर, ठीक है, ये सारा यहाँ पे, एंड नाउ हेयर ये जो पोलार से इक्वेटोरियल की तरफ आ रहा है ये है कोल्ड बेंगुला करंट, वाई, हाँ ये कोल्ड ही होगा ऑब्वियसली, कोल्ड बेंगुला करंट। हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे डेजर्ट है तो यहाँ पे कोल्ड ही होगा, ठीक है, यहाँ पे भी डेजर्ट है तो यहाँ पे भी कोल्ड होगा, यहाँ पे भी डेजर्ट है तो यहाँ पे भी कोल्ड होगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी रिमेंबर, यहाँ पे भी डेजर्ट है तो यहाँ पे भी कोल्ड होगा, ठीक है। सो साउथ इक्वेटोरियल करंट, एंड देन द ब्राज़ीलियन करंट, एंड देन द साउथ अटलांटिक करंट, एंड देन द कोल्ड बेंगुला करंट या बेंगुला करंट, ओके। तो ये तो हो गया अपने अटलांटिक के, बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा तो ही रिवाइज़ होंगे, ठीक है। हेयर
अब वही सेम है, नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट, सदर्न इक्वेटोरियल करंट, वो क्या क्या नाम था इसका, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। एंड नाउ हेयर इज मोजाम्बिक करंट। ये जो है ये अपना मेडागास्कर है, राइट। मेडागास्कर के जो आसपास से जा रहा है ये है मोजाम्बिक करंट, ये भी मोजाम्बिक करंट ही है। और फिर ये दोनों आपस में यहाँ मिल रहे हैं, ये है वार्म अगुलास करंट, ठीक है, वार्म अगुलास करंट। एंड देन इट इज़ मूविंग हेयर, ठीक है। अब ये वो ऊपर चढ़ रहा है, ये है, अब ये कोल्ड करंट हो जाएंगे, ये थे, ये वार्म था, ये भी वार्म था, ठीक है। अब ये पोलार सी इक्वेटोरियल की तरफ जा रहा है तो इट विल बी कोल्ड वाला करंट, और इसका नाम है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये भी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, ठीक है। ये यहाँ पे डेजर्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कोल्ड करंट जा रहा है। मेक सेंस। ये तो हो गया अब अपना ये मतलब इस एरिया का, राइट। सदर्न ओशन कह लो, सदर्न ओशन तो वैसे यहाँ तक है, इंडियन ओशन यू कैन कॉल इट, ओके। अब है ये अपना, एक रशिया की ओर देख लेते हैं। रशिया चाइना के आसपास जो हैं, ये है इक्वेटोरियल से जो यहाँ जा रहा है, ये क्या है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो यहाँ से भी जो है यही जो सेम चीज़ है, ये ऐसे आ रहा है, वार्म ओशन करंट है कि उसमें ऐसे आ रहा है, इसे हम कहते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। एंड दिस इज़ कुरोशियो करंट, राइट। अगेन द वार्म कोल्ड करंट्स है यहाँ पे, ओएशी करंट, एंड इट इज़ दी ओखोस्टॉक करंट, ओके। ये थोड़े से याद रखने पड़ेंगे भाई, ठीक है। नाउ द पैसिफिक वाले देख लेते हैं। ये है अपना अलास्का, ये अपना अलास्का वाला करंट है, ठीक है। दिस इज़ द नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। सी ये जो है ना, ये जो ऐसे जाके ऐसे गया है ना, है, यही ऐसे आया है, यही है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, कूल। दिस इज़ द कोल्ड कैलिफोर्निया करंट है ये, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कैलिफोर्निया का डेजर्ट होगा यहाँ पे, एंड देन ये सेम थिंग है यहाँ पे, ये तो। और ये जो है, ये रिमेंबर, ये जो ऐसे जो बना था, ये यही आया है पेरू हमबोल्ड करके समथिंग, ठीक है। ये जो है ये बड़ा सा ये जो है, ये है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है। और ये है फॉकलैंड करंट, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी रियली नीड टू रिमेंबर। अब ये क्या कह रहा है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, हमने जो ये पढ़ा था, ये जो था ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट था। ये कौन सा था गाइस, ये था वार्म करंट, ठीक है। यूरोप की तरफ जा रहा है। यू कैन सी कि यहाँ पे यूरोप के एरिया में यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्नो होती है। बट नाउ सी विद द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, ये जो है यूरोप की तरफ जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ब्रिटेन इज़ हैविंग स्ट्रॉन्ग नेवल पावर बिकॉज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक्स द स्नो मेल्ट्स। वहाँ पे जो है वो स्नो मेल्ट हो जाती है। अब ये जो है ना अपना ये गायर, यहाँ पे इंडियन ओशन में ये गायर बना था। गायर इज़ बेसिकली जो सर्कुलर ओशन करंट ऐसे बना देता है ये, ठीक है। इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन हमने देखा था यहाँ पे ये सारा ये, ठीक है। इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन द कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। देखते हैं ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है, ठीक है। Clockwise direction result in the stagnant and slow moving water within, okay, in still water ocean sea a particular weed grows। क्या नाम है उसका। अब जो है वो ऐसे ही मूव कर रहा है, ओशन जो है it is moving like it has become still, right। तो moving water ocean sea a particular weed होती है, उसे सरगोसो कहते हैं, that's why it is called the सरगोसो sea,
ठीक है। व्हेन कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स मीट, तो देयर इज़ अ थिक लेयर ऑफ फॉग ड्यू टू ड्रॉप इन द टेम्परेचर। जहाँ पे भी वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं वहाँ पे जो है फॉग बनती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिश भी देखने को मिलती है। तो जो टाइटैनिक है भाई वो फॉग की वजह से ही डूबा था, ठीक है। व्हेन कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स मीट सो मैनी फिशेज़ फाउंड, जैसे ही कोल्ड और वार्म करंट जो है मिलते हैं यहाँ पे फिशेज़ मिलती है। क्यों? क्योंकि वार्म करंट है वो अच्छा खासा टेम्परेचर लाता है जो कि फ़िश को अच्छा लगता है, एंड कोल्ड करंट जो है अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लाता है। सो दैट्स वाई। नाउ अब इंडिया का देखते हैं। हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पे हमने इंडिया की खास पढ़े नहीं है, इंडिया का इवन कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो पर अब हम अच्छे से इंडियन के ओशन करंट्स देखेंगे। तो इंडिया में है ना विंटर्स में अलग और समर्स में अलग होता है। तो विंटर्स में क्या होता है, ये क्या कह रहा है, विंटर्स में जो है लैंड गर्म होता है, सॉरी लैंड ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है, वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है और ओशन उसके कंपैरिजन में गर्म होता है। तो लैंड से ओशन की तरफ हवाएं जाती हैं, ठीक है। नाउ ये जो है फिर ये कुछ इस तरह से मूव करते हैं, ये इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट। इट मूव्स लाइक दिस, ठीक है। वी कैन से कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है समर्स में लैंड कंपैरेटिवली गर्म होता है, यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है और यहाँ पे जो है ऐसे हवाएं आती हैं और इसीलिए जो है ये इस तरह से मूव करता है, तब क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट। तो देखो ये साउथ की तरफ मूव कर रहा है और वेस्ट तरफ मूव कर रहा है, सो इट इज़ दी साउथ ड्रिफ्ट मॉनसून। मतलब हम इस साइड से हम देखते हैं, ओके। अब बट इन दिस साइड इट इज़ नॉर्थ ईस्ट। यार यहाँ पे एनीवे दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट। नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे जा रहा है, कूल। तो विंटर्स में जो है वो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फ्लो वेस्टवर्ड अबव द इक्वेटर। तो विंटर्स में जो है जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो है वो वेस्टवर्ड की तरफ मूव करता है, ठीक है, अबव द इक्वेटर। इक्वेटोरियल करंट काउंटर करंट फ्लोज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो देखो ये जो है ये नॉर्थ और साउथ वाला ऐसे मूव करता है, काउंटर वाला ऐसे मूव करता है। द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून फ्रॉम द लैंड, द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून फ्रॉम द लैंड, कहाँ गया, from the land drives the water of Bay of Bengal and Arabian Sea to circulate in anti-clockwise direction and called as NEMO, North East Monsoon Drift, NEMD, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है जो लैंड से जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून फ्रॉम द लैंड drives the waters of Bay of Bengal and Arabian Sea to circulate in anti-clockwise direction, ओके। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है ये वाटर को बे ऑफ बंगाल और अरेबियन वाले वाटर को ये कुछ इस तरह से मूव करने पे नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने पे वो करता है, एंड इसी को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट, दिस वाला है ना, कूल बाय। हाँ लैंड की तरफ से ही तो हवाएं आती है ना, तो इसीलिए इसे कह रहे हैं कि जो लैंड से जो मॉनसून आता है, मॉनसून का तो पता नहीं बट हाँ हवा आती है। समर्स में क्या होता है, द एंटायर वाटर ऑफ नॉर्दर्न इंडियन ओशन कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट, ठीक है। दिस टाइम देयर इज़ नो नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट एज वेल एज काउंट इक्वेटोरियल करंट। समर्स में जो है वो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और काउंट इक्वेटोरियल करंट नहीं होते हैं, बिकॉज साउथ वेस्ट मानसून इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट इट विल डिस्टर्ब ऑल द करंट्स। और साउथ वेस्ट मानसून वाला करंट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो सब कुछ डिसरप्ट कर देता है,
तो अच्छा, अच्छा, समथिंग लाइक दैट, अगर मैं सही हूँ तो। अच्छा, तो बेसिकली साउथ से जो होता है ना, साउथ इक्वेटोरियल करंट से जब वो अपने वेस्ट की तरफ जाता है तो इट इज़ नॉन एज द साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट। और इस टाइम पे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट मतलब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होता है, इट इज़ नॉट द डायरेक्शन और समथिंग, ये नॉर्थ और साउथ तो आए इक्वेटोरियल करंट के नामों से, ठीक है। और ये जो है वो इंडिया के ईस्ट की तरफ जा रहा होता है, ये नॉर्थ का करंट है, ठीक है, और इंडिया के ईस्ट की तरफ जा रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट एंड इट इज़ नॉन एज साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट। नाउ इट मेक्स मोर सेंस, ओके, बिकॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डिस्टर्ब और नो गायर इन इंडियन ओशन, नॉर्थ इंडियन ओशन। नॉर्थ इंडियन ओशन में कोई गायर नहीं होता, ये साउथ इंडियन ओशन में होता है, ठीक है। और यहाँ से कुछ ही हमारा वो शुरू हो जाता है सदर्न सी, ठीक है, समझ आ गया। ओशन करंट्स हेल्प इन नेविगेशन, ठीक है भाई। सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन करंट्स कैसे होता है, कोल्ड करंट्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इन सब ट्रॉपिकल रीजन सप्रेस प्रेसिपिटेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स, ये पढ़ रखा है हमने। नमिन डेजर्ट अलोंग बेंगुला करंट एंड अटकामा डेजर्ट अलोंग द पेरू करंट, ओके। ईस्ट कोस्ट इन सब ट्रॉपिक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वार्म ओशियनिक करंट्स रिसीव्स मोर रेनफॉल। ईस्ट कोस्ट इन सब ट्रॉपिक्स under the influence of warm ocean receives more rainfall and more cyclonic disturbance. Florida coast, okay. West coast along temperate region experience mild winters and ice free ports due to the warm ocean currents, ठीक है। North Atlantic drift along Britain, UK. The melting of warm and cold ocean currents lead to ideal conditions for growth of fish resulting in the formation of fish banks. Example, meeting of Gulf Stream and Labrador current near Farmland Island. Let's see. Meeting of Gulf Stream and Labrador current near Farmland Island. Meeting of warm and cold ocean currents result in fog formation which might obstruct in the ocean navigation. Titanic submergence. Ocean currents in global distribution of temperature and salinity, ठीक है। The circulation of ocean currents in the formation of gyre, okay. Cold ocean currents are the zone of upwelling which helps in fish growth. अब देखते हैं upwelling और downwelling क्या है। जो cold ocean current है भाई, वो let's say अगर वो नीचे से ऊपर आता है, ये कोल्ड वाटर अपवेलिंग हो रहा है। कोल्ड वाटर हमने देखा था अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी लाता है, राइट। और ये ऑफशोर विंड्स हैं, लैंड से उसकी तरफ जा रही है, तो ये इस तरह ऐसे मूव करेगा वो, ठीक है। ओल्ड एंड डिकेइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो गोज अप विद द कोल्ड वाटर, दैट्स वाई जो फिश बैंक है उससे बहुत ज़्यादा वो होता है। और यही अगर ऑन शोर विंड्स चल रही हैं तो ये जो है कोल्ड ओशन करंट है, ये ऐसे की तरफ मूव करेगा, जिससे जो यहाँ पे जो है ना वो डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये डाउन वेलिंग हो रहा है, ठीक है। तो अप वेलिंग देख लो, द ऑफशोर विंड्स पुश्ड द सरफेस वाटर अवे, द ऑफशोर विंड्स पुश्ड द सरफेस वाटर अवे एंड कॉजेज द कोल्ड ओशन करंट फ्रॉम द बॉटम टू राइज अप टू द सरफेस, दिस ब्रिंग्स द कोल्ड एंड डीप न्यूट्रिएंट्स रिच वाटर टू द सरफेस विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ फिश। डाउन वेलिंग क्या करता है, डाउन वेलिंग द ऑन शोर विंड्स पाइल अप the water near to the coast causing sinking of water below the surface layer. Upwelling doesn't bring any kind of organism. Upwelling जो है वो organisms नहीं लाती है, बस nutrients लाती है। Upwelling is active more in cold current. Downwelling is more in the regions of warm plus cold ocean current, ठीक है। थर्मोसिलीन सर्कुलेशंस, हमने थर्मोहेलिन है ये, थर्मोहेलिन हमने डीप ओशन करंट्स एक बार देख लेते हैं। डीप ओशन करंट्स आर ड्रिवन बाय सैलिनिटी एंड टेम्परेचर। डीप ओशन करंट ड्रिवन बाय डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी एंड इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर एंड सैलिनिटी इज कॉल्ड एज थर्मोहेलिन सर्कुलेशन, ठीक है। इट बिगिंस नियर पोलर रीजन वेयर आइस फॉर्म्स लीविंग द वाटर saltier, denser, leading to sinking. The deep water upwells in the region of cold ocean current upwelling
This underwater current moves slowly in a single and continuous belt across different oceans. Therefore, they are called as Great Ocean Conveyor Belt. ठीक है, अब वाटर मास भी देख लेते हैं. वाटर मास is a body of water with uniform characteristic, temperature and salinity conditions. There are three different type of warm mass: surface mass, intermediate mass, deep water mass. North Atlantic deep water mass, Antarctic surface water mass, subtropic surface water mass. Significance of water mass basically क्या है, ये body of water with uniform characteristic, temperature, salinity conditions. अच्छा water mass, अच्छा ठीक है भाई. is a body of water with uniform characteristic, बेसिकली द यूनिफॉर्म टेम्परेचर, यूनिफॉर्म सैलिनिटी. ठीक है, तीन तरह के होते हैं, सरफेस, इंटरमीडिएट, डीप. तो सिग्निफिकेंस देख लेते. दे हेल्प इन जनरेशन मेंटेनेंस ऑफ द थर्मोहेलिन सर्कुलेशन. ये जो थर्मोहेलिन सर्कुलेशंस हैं इनको वो करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, टेम्परेचर, सैलिनिटी अक्रॉस द ओशन, जनरेशन ऑफ अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग, ग्रोथ ऑफ प्लैंकटॉन्स एंड कोरल रीफ्स एक्सेट्रा. अपवेलिंग, डाउनवेलिंग कनेक्ट्स द ओशन करंट्स एंड डीप ओशन करंट्स. जो डीप ओशन करंट्स होते हैं और जो सरफेस वाले ओशन करंट्स होते हैं उसे अपवेलिंग और डाउनवेलिंग जो है कनेक्ट करती है. अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, आईपीसीसी ने अपनी 6th रिपोर्ट में इस चीज़ को मेंशन किया था. ठीक है, एक बार देख लेते क्या है. रीसेंट स्टडी सेइंग, मतलब रीसेंट स्टडी बोलती है कि अटलांटिक ओशन सर्कुलेशन सिस्टम is getting weakened to such an extent that it could soon bring big changes in the world weather. How? Because Atlantic meridional overturning circulation is at its weakest in more than 1,000 years. The reason of weakening is not known, whether is because the change in the circulation or because of loss of stability. ये है क्या? Largest system of ocean current that carries warm ocean current from the ट्रॉपिक्स नॉर्थवर्ड इनटू द नॉर्थ अटलांटिक. ये जो है भाई, ये जो वार्म ओशन करंट को ये जो ऊपर ऐसे लेके जाता है, ठीक है, इसे हम अटलांटिक मेरीडोनियन वाला सीन कह रहे हैं. एक बार और फिर पढ़ लेते क्या कह रहा है. largest system of ocean current that carries warm ocean current from the tropics northward into the North Atlantic. How does it work? Largest system of ocean current driven by difference in salinity and temperature and water's density. Warm water flows to the North Pole. It cools evaporation. जब ये जैसे ठंडा हो जाता है तो evaporation होता है, which increases the amount of salt. Okay. और क्या है, लो टेम्परेचर प्लस सॉल्ट कंटेंट हाई, वाटर डेंसर एंड देन सिंक्स इनटू द ओशन. ठीक है, द कोल्ड डेंस वाटर स्लोली स्प्रेड साउथवर्ड्स बिलो द सरफेस. द कोल्ड डेंस वाटर slowly spreads southward below the surface. It pulls back to the surface with the process of upwelling. Circulation gets complete. Largest system of ocean current driven by difference in salinity temperature. Warm water flows from North Pole and it cools, evaporate occurs and which increases the amount of salt. Warm water flows to the North Pole. Warm water है North Pole तक जाता है. नहीं क्लॉकवाइज है ना, तो warm water है North Pole तक जाता है, वहाँ पे ठंडा हो जाता है, evaporation होता है, which increases the amount of salt. तो यहाँ पे जो है नॉर्थ पोल में सॉल्ट का अमाउंट बढ़ जाता है. फिर लो टेम्परेचर प्लस यहाँ पे लो टेम्परेचर है, यहाँ पे लो टेम्परेचर है, सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा है, वाटर जो है डेंस हो जाता है और फिर डाउन वेलिंग हो जाती है उसकी. ठीक है, इसको इस तरह से देखो भाई, डाउन वेलिंग हो रही है. ठीक है, द कोल्ड डेंस वाटर स्लोली स्प्रेड्स साउथवर्ड. डाउन वेलिंग होके यहाँ पे जो कोल्ड वाटर है ये साउथवर्ड बिलो द सरफेस जो है यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है. इट पुल्स बैक टू द सरफेस द प्रोसेस ऑफ, और फिर ये ऊपर उठ जा रहा है. गाइस देखो इसको 3D में, तो 3D तो मैं कैसे समझाऊँ.
ये 3D वर्क हो रहा है यहाँ पे। ये सिर्फ ये ऊपर ऊपर वाले ओशन करंट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डीप ओशन करंट्स की भी बात हो रही है। बेसिकली कह रहा है कि ये जो है ये वार्म वाटर है, नॉर्थ की तरफ जाता है। अब नॉर्थ की तरफ जाता है, लेट्स से यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इसका जो टेम्परेचर है, यूरोप में जाके यहाँ पे ठंडा ठंडा है सब कुछ, यहाँ पे जो है इसका टेम्परेचर कम हो जाता है ये, और ये पानी यहाँ से इवेपोरेट भी हो जाता है। इवेपोरेट हो जाता है तो यहाँ पे जो सैलिनिटी कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो यहाँ पे पानी है वो ज़्यादा डेंस हो जाता है। ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण फिर ये डाउन वेलिंग होके नीचे, राइट, मतलब नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। और ये नीचे अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि डीप ओशन में, ये साउथवर्ड है। यहाँ पे ये वार्म वाटर जो है, ये जो कंटेंट है ये इसको ओशन को सॉल्ट कंटेंट जो है उसको अच्छे से साउथवर्ड स्प्रेड कर देता है, ठीक है। और यहीं से फिर ये ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, अपवेल करके। सो ये जो है ये अटलांटिक मेरिडोरियन जो है, अटलांटिक मेरिडोरियन ओशनिक करंट की बात हो रही है, ठीक है। ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। और अगर AMOC कोलैप्स हो जाए तो इट वुड इंक्रीज कूलिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अगर ये कोलैप्स हो गया तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा ठंड हो जाएगी, सी लेवल राइज हो जाएगा इन अटलांटिक, एंड ओवरऑल फॉल इन द प्रेसिपिटेशन ओवर यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, शिफ्ट इन मॉनसून इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक है। ये इस बारे में था। सो वी आर डन विद द ओशनोग्राफी। बट ये जो एल नीनो है ये और क्या क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट है। विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। या हीट डोम वगैरह सब आ जाता है इसमें। ओके, सो विल मीट इन द